यदि किसी सरकारी योजना का लाभ आपको उठाना रहता है तो आधार कार्ड की जानकारी आपको शेयर करनी पड़ती है। यदि किसी सरकारी फॉर्म को आप फिल करते हैं तो चुनाव पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड आपको देना होता है। यदि कोई पैसे के लेन देन का काम है तो पैन कार्ड की जानकारी आपको साझा करनी पड़ती है। लेकिन यदि राजनीतिक दल कोई चंदा लेते हैं तो उनको ना किसी पैन कार्ड को देने की ज़रूरत है, न ही कहीं आधार कार्ड की डिटेल शेयर की जाती है। देखिए, मंदिर में भी यदि कोई पीने के पानी का एक वाटर कूलर लगवाता है तो उस पर बड़े अक्षरों में डोनेट करने वाले का नाम लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन किसको कितना पैसा दे रहा है ये पता ही नहीं चलता, और राजनीतिक दल जिस स्कीम के तहत ये सारा चंदा एनोनिमसली प्राप्त कर रहे हैं, इस स्कीम को कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। आज के वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, इससे संबंधित मुद्दे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, और आम जनता की जेब का पैसा कैसे इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे खर्च हो रहा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी न्यूज़ में है क्योंकि देखिए ये 30 मार्च की यहाँ पर एक न्यूज़ दिखाई गई है जिसमें बोला गया है कि सेल ऑफ 20th ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड टू बी बिगन ऑन अप्रैल 1, यानी कि जो अप्रैल 1 आने वाला है, इसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल, उसका 20वां जो चरण है वो शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अगेन एक 31 मार्च की न्यूज़ है जहाँ पर बोला गया है सिद्धार्थ मैया के द्वारा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इस स्कीम को आप स्क्रैप कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए यदि आपको फेयर पोल्स, अगर फेयर इलेक्शन चाहिए तो। इसके अलावा देखिए बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने करीब 1212 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, जो हमारे ये राज्य चुनाव थे, इनसे पहले ही भुनाए हैं। देखिए समझते हैं, अभी लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा ये जो राज्य चुनाव हुए हैं इससे पहले करीब 1212 करोड़ 86 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड जो है भुनाए गए हैं। यानी कि इतना चंदा राजनीतिक दलों ने प्राप्त किया है और हम और आप में से किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राजनीतिक दलों को इतना चंदा दे रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दलों को चंदा देने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को यदि सपोर्ट करते हैं तो आप उनके चुनाव में मदद करना चाहते हैं तो आप उनको डोनेट करते हैं, लेकिन कम से कम हम क्योंकि उनको वोट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर किसने किसको कितना चंदा दिया है। आइए समझते हैं कि ये सारी योजना क्या है। इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक्चुअली कहा गया है। ये जो हमारी एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक एक्टिविस्ट संस्था है, उनका एक आर्टिकल था जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इस सीक्रेसी जो चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के चारों ओर, इसको रिमूव कर सकती थी लेकिन ये नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो क्या है, जिसको जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनके द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। आइए समझते हैं। इसके अलावा देखिए क्या बताया हुआ है कि बिग मनी कंटिन्यू टू ड्राइव सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, रिवील डाटा फ्रॉम SBI एंड DA, यानी कि अभी भी अच्छा खासा पैसा इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मूव कर रहा है। ये SBI के डाटा से ही देखने पे पता चलता है। तो ये हमने देखा लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से न्यूज़ में है। हालांकि देखिए जो एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, इनके द्वारा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था और उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने तब तो बोल दिया था कि आगे कभी इस पर जो है विचार किया जाएगा, फिलहाल के लिए कंटिन्यू रहने देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया सभी राजनीतिक दलों को कि 15 मई तक आपको इलेक्शन कमीशन के सामने वो सारी जानकारी देनी होगी कि आपके पास कितनी डोनेशन आई है। ठीक है, लेकिन कितना फॉलो होता है कितना नहीं ये आप और मैं सभी जानते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू कब हुए, तो दरअसल राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया गया था। यानी कि जो हमारा बजट 2017 है वहाँ पे इस आइडिया को फर्स्ट टाइम पुट किया गया था और फिर 2018 में इसको बकायदा जो है अधिसूचित कर दिया गया था। ठीक है, सूचना का अधिकार अभी कानून जो है उसके तहत जानकारी प्राप्त की गई है, जहाँ पर ये पता चला है कि जो
कुल 15 चरण में चुनावी बॉन्ड की बिक्री हुई थी। इसके लिए भारत सरकार ने एसबीआई को करीब 4035 करोड़ रुपए के कमीशन का भुगतान किया है। यानी कि एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत है। केवल एसबीआई ही कर सकता है अपने कुछ अधिकृत ब्रांच के साथ। तो अब क्योंकि सरकार का वही काम कर रहा है तो सरकार को बदले में इसको कमीशन देना होता है। तो लगभग 4035 करोड़ रुपए के कमीशन का भुगतान जो है सरकार को करना है, जिसमें से करीब 4010 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने कर भी दिया है। इसके अलावा देखिए ये पता चला है आरटीआई से कि चुनावी बॉन्ड की छपाई के लिए सरकार ने करीब 1.86 करोड़ रुपए का जो है खर्चा किया है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो निकल कर आती है, जहाँ एक तरफ इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन राजनीतिक दलों को गोपनीय चंदा प्राप्त हो रहा है, वहीं इनकी छपाई पर, उनके कमीशन पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो आम आदमी की जेब से हो रहा है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो अरबपति हैं वो चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं, जो राजनीतिक दल हैं उनको जो है ये बॉन्ड प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी छपाई और कमीशन पर जो भुगतान हो रहा है वो करदाता के पैसों से हो रहा है, जिसके बदले सड़कें बन सकती थी, हॉस्पिटल्स बन सकते थे, इंडस्ट्री खड़ी हो सकती थी। तो आइए समझते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं और आखिर क्यों इन पे इतना बवाल जो है टाइम टाइम पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड ये दिखाई देता है, एक सैंपल के रूप में है। एसबीआई का देखिए नाम लिखा हुआ है, कितने रुपीस का है, 10,000 रुपये का है। ठीक है, 10 अप्रैल 2018 की एक सिंबॉलिक डेट दिखाई हुई है और बताया गया है कि जो प्राप्त राशि है वो मांग करने पर राजनीतिक पार्टी के नामित खाते में जमा कर दी जाती है। इस तरह का ये रहता है, एक पेपर रहता है, उस पेपर पर राशि लिखी रहती है। ठीक है, ये बेसिकली इतना ही होता है। यहाँ पर देखिए चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या, एक ऐसा करेंसी नोट की तरह कि उसकी वैल्यू या मूल्य उस पर लिखा रहता है। 100 रुपये का नोट लिखा रहता है ना 100 रुपये, ऐसे ही चुनावी बॉन्ड लिखा रहेगा कि 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ कितना। ठीक है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल है वो व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, वो इसका जो उपयोग है वो चंदा देने के लिए कर सकती है। अब इस बॉन्ड को लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है, तो देखिए जो यूनियन बजट 2017 था उसमें तो ये आइडिया आया, फाइनेंस एक्ट 2017 पेश करके उस वित्तीय विधेयक के द्वारा इस चुनावी बॉन्ड स्कीम को असली जामा पहनाया गया। इसके जरिए आरबीआई एक्ट 1934, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट, इनमें संशोधन किया गया। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यदि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं तो वो इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि आपको उस पर इनकम टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक हम समझे। अब थोड़ा सा ये कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये मैं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा अभी हो गया है, मान लेते हैं, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहती हूँ और साथ में जो मेरे पैसे हैं वो इनकम टैक्स से भी बच जाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं बैंक में गई, कुछ पैसे मैंने बैंक को दिए और बैंक ने बदले में मुझे क्या है, एक बॉन्ड जो है जारी कर दिया कि भाई ये पकड़िए, आपका 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को लेकर मैं कहाँ जाती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हूँ कि देखिए मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं तो ये बॉन्ड आप रख लीजिए, इतने पैसे मैं आपको डोनेट करती हूँ। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका एक डेजिग्नेटेड अकाउंट कहाँ पर, एसबीआई में ऑलरेडी खुला होगा। तो ये पार्टी इस बॉन्ड को वापस से क्या करेगी, बैंक में जमा कर देगी और बैंक जो है जितनी भी राशि का वो बॉन्ड था उसको पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा कर देगी। यहाँ पर बड़ी सरल सी प्रक्रिया है, समझ में आ गया। यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर नोट लगाए हुए हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं उसकी खरीद आप कैश में नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 1 करोड़ रुपए भरकर आप सूटकेस में ले गए और फिर आपने एसबीआई को कहा कि मुझे 1 करोड़ का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका जो है एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट होता है, उसी के थ्रू जो है काम होता है। पॉलिटिकल पार्टी का भी एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है एसबीआई में, जिसको उन्हें इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई करवाना पड़ता है और केवल उसी अकाउंट में वो जो है पैसा ले सकते हैं। अब देखिए क्योंकि इस बॉन्ड पर कहीं भी मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है तो किसी को नहीं पता कि अब ये जो बॉन्ड यहाँ पर लेकर बैंक के पास गया है पॉलिटिकल पार्टी की, ये लीजिए बॉन्ड, इतने पैसे अब हमें दे दीजिए,
तो किसी को नहीं पता कि ये किसने दिया है। कोई गया था, मान लीजिए मैं हूँ, अपने ड्राइवर के जरिए मैं बॉन्ड जो है पार्टी के ऑफिस तक पहुँचा दूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम एक रजिस्टर मेंटेन करती थी कि भाई फलाना आदमी आया था, हमको इतने पैसे डोनेट करके गया। लेकिन अब वो रजिस्टर भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए बॉन्ड पकड़ाइए, उसके बाद वो ले जाके बैंक में चले जाते हैं और कोई किसी के नाम को यहाँ पर नहीं जानता है। अच्छा, ये तो अब होना शुरू हो गया, ये तो 2017 के बाद होना शुरू हुआ। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले देखिए ये नियम था, यदि आप 20,000 रुपये से नीचे तक का चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हैं तो आप मज़े से दे सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। 20,000 रुपये से अगर ऊपर का होता था तो KYC वगैरह की जो है वहाँ पे ज़रूरतें होती थी। तो सरकार ने कहा कि देखिए एक डाटा क्योंकि रिलीज़ हुआ कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपना करीब 90% चंदा 20,000 से नीचे नीचे ही रिसीव करते हैं। अब 1 करोड़ रुपए को आप बांट दीजिए 20,000 से कम कम में, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई इसलिए क्या करते हैं, अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आते हैं और साथ में नियम कर देते हैं 2,000 तक का पैसा आप कैश में दे सकते हो, उससे ऊपर जो है आप कैश में नहीं दे सकते। एक उन्होंने लिमिट दे दी, उससे ऊपर अगर देना है तो बॉन्ड का यूज़ कर दीजिए। तो अब जो है जो पहले कैश में होता था अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए होने लग गया है। ये आप समझ गए कि इस तरीके से जो है काम करता है। अब देखिए 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ये आ गया था, किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है, भारत में निगमित है या स्थापित है। वो अकेले खरीद सकता है या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर खरीद सकता है, और ये केवल भारतीय स्टेट बैंक और उसकी जो डेजिग्नेटेड 29 ब्रांच है वहीं पर खरीदा जा सकता है और वहीं पर जो है बुनाया भी जा सकता है। ऐसे नहीं कि आप किसी और बैंक में चले गए कि मुझे बॉन्ड दे दीजिए, वैसे ये काम नहीं करता। अब देखिए आपने क्योंकि सरकार को चुना है और सरकार किसी से पैसा ले रही है तो ये आपका अधिकार बनता है कि आपको पता हो कि सरकार को कौन फंड कर रहा है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा एक इंडस्ट्री ग्रुप सरकार को बहुत चंदा दे रहा हो, उसके बाद जो है किसी भी राजनीतिक दल की गवर्नमेंट बन गई और फिर जो है गवर्नमेंट बनने के बाद वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाले को फ़ायदा देना शुरू कर दे, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दे जो उसके बिजनेस को फ़ायदा करती हो। तो ये घालमेल ना चले, ये जो है आपके जो उद्योगपति हैं और साथ में जो आपके राजनीतिक दल हैं इनके बीच में एक जो है आपको साठ-गांठ देखने को ना मिले, इसलिए पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन का आना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद देखिए सूचना का अधिकार कानून के तहत वाली जो जानकारी थी ये मैंने आपको बता दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन का प्रयोग कर रहे हैं इसका जो यूज़ है वो हिंसावादी घटनाओं में नहीं किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे, कुछ तो ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो राजनीतिक दल इन बॉन्ड्स के जरिए या जनरली चंदे में जो भी धन प्राप्त कर रहे हैं इस पर कोई तो कंट्रोल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास कुछ पावर होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में डाटा आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कहा है, लेकिन फिलहाल देखिए उन्होंने इस स्कीम को नहीं रोका है और अभी ये काम में है। और मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से फिर से जो है बिक्री इसकी जो है स्टार्ट हो रही है। अब देखिए जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 15 मई तक हर राजनीतिक दल अपने पूरे जो चंदे का लेखा जोखा है वो इलेक्शन कमीशन को देगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। इसके बाद देखिए RTI के तहत चीज़ें सामने आई हैं। मैंने आपको बता दिया कि छपाई का पैसा वो हम लोगों की जेब से जा रहा है, कमीशन का पैसा वो हम लोगों की जेब से जा रहा है, लेकिन चंदा तो राजनीतिक दलों को मिल रहा है ना। समझते हैं कैसे? अब आप एक बताइए, किसी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खाते के लिए बॉन्ड खरीदा है तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो खाते में जाएगा, उस पैसे का और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन SBI को जो भुगतान करना है वो तो सरकार को करना है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ निकल के आई है, जो निर्वाचन आयोग है हमारा, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये कहा कि देखिए वैसे तो आप कहते हैं कि सारी प्रक्रिया एनोनिमस है, किसी को कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो भाजपा, कांग्रेस, कोई भी हो सकती है, वो लोग SBI से डाटा लेके, क्योंकि SBI एक सरकारी बैंक है, उससे डाटा लेके पता कर सकते हैं कि किसने हमारे अलावा और किसको चंदा दिया है, और वो बाद में उन लोगों के
आप कह सकते हैं खिलाफ में कुछ कर सकते हैं, या फिर आप जो है देखिए उन लोगों को अपने फेवर में लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बाइस्ड एडवांटेज उसके पास है जो सत्ता में है, क्योंकि बाकी किसी लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन सत्ता में बैठे हुए के पास जानकारी है। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए इन इलेक्शन बॉन्ड्स के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। जैसे चुनावी बॉन्ड को आप 10 के डिनोमिनेशन में, जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड सिर्फ वही खरीदेगा जिसके खाते का KYC हो रखा हो। देखिए जब भी आपको बॉन्ड खरीदना है तो बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको जो है भुना लेना होगा, आपको अपने राजनीतिक दल को जो है दे देना होगा, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद देखिए वेरीफाइड अकाउंट के जरिए ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको कैश कराएगी। इसकी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास रहेगी, और साथ में बैंक में हर पॉलिटिकल पार्टी को एक खाता खोलना होगा जिसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा वेरीफाई कराना होगा। जो हमने इससे पहले समझा वो हमारी जानकारी के लिए था। अब हम जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्या लिखा है कि चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर की शुरुआती 10 दिन में ही खरीदे जा सकते हैं। देखिए अभी अप्रैल आ गया है तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये चलेगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव वाला साल है तो 30 दिनों तक बॉन्ड जो है उपलब्ध रहेंगे, और ये 30 दिनों की अवधि भी कौन है, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए नाम गोपनीय रखा जाएगा, और ये बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड की तरह काम नहीं करते, इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना रहता है, इनका कोई बाद में भुगतान नहीं करना है। एक बार पैसा आपने डोनेट कर दिया तो कर दिया, इसीलिए इनको प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं, इनको बियरर बॉन्ड भी कहते हैं, यानी कि जो धारण करता है, धारक बॉन्ड, वही जो है इसका मालिक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब कौन है पात्र। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक राजनीतिक दल वो अब कल को आप और मैं चाहें और एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा ले, उसके बाद हम जो है पैसा ले लें क्योंकि वो इनकम टैक्स फ्री होता है, और फिर उसको बाद में आधा आधा बांट ले, ऐसा कर ले। लेकिन नहीं, इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 29A है, इसके तहत रजिस्टर वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जिन्होंने पिछले आम चुनाव जो हुए थे लोकसभा के या राज्य विधानसभा के, उसमें कम से कम 1% वोट तो मिले ही मिले हों। ठीक है, उसके बाद बैंक में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, इसी के माध्यम से आप इनकैश कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के रूप में कि सभी राजनीतिक दलों को इन बॉन्ड के जरिए जो है चंदा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है समझी। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, बॉन्ड पे ना तो चंदा देने वाले का नाम लिखा रहता है, ना ही जिस पार्टी को चंदा देना है उसका नाम लिखा रहता है। कंपनियां भी जो हैं डोनेट कर सकती हैं, उनके लिए भी एक शर्त है। पहली बात तो वो कोई सरकारी कंपनी ना हो, दूसरी बात कम से कम वो 3 साल पुरानी हो। अगर ये शर्त नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कोई भी एक नई कंपनी खड़ी कर देगा, शेल कंपनी, और उसका यूज जो है पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के लिए करना जो है शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ तक हर एक वो चीज़ समझा दी है जो बेसिकली आपको एक जनरल अवेयरनेस के रूप में भी पता होनी चाहिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में, और साथ में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, देखिए ना तो इलेक्शन कमीशन के पास, ना इंफॉर्मेशन जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास, और ना ही पब्लिक के पास, किसी के साथ भी जानकारी नहीं रहती। तो सोचने की बात है, जहां हम ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन राइट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन सब की बात करते हैं, वहीं क्या इतनी अनोमिटी होना एक सही बात है? सोचेगा ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।